नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में अपना यूनिट 4 देखेंगे। आई होप आपने अभी तक जो पढ़ा होगा उसको न सिर्फ एज ए सब्जेक्ट के तौर पर देखा होगा, बल्कि आपने उसको ऐसे भी देखा होगा कि ये हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी सब्जेक्ट था। आज का जो टॉपिक है यूनिट 4 वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये यूं कह लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल यदि जिसको वर्बल कहते हैं या जिसको कह सकते हैं ओरल कहते हैं, वो यदि नहीं भी आती है तो कुछ बात होती है सॉफ्ट स्किल में और कुछ ऐसी स्किल है जो आपको कंपलसरी है कि आना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यदि मैं आपको बातचीत से यहां पे बताने की कोशिश करूं तो बातचीत का तरीका यदि एक पल के लिए मैं मान लूं आपको नहीं भी आता है, कुछ लोग होते हैं ना बातचीत करना उनको अच्छा नहीं आता है, फिर भी आज का जो टॉपिक है यदि वो आपको नहीं आ रहा है तो असलियत में आप नौकरी के काबिल हैं ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी कामकाज में विभाग में यदि आप हैं तो आपको आज के यूनिट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। छोटी छोटी अंतर को मैं समझाऊंगा और ये किताबी नोट्स नहीं है जो मैं ला रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं जो नोट्स मैं आपको लेके पढ़ा रहा हूं ना, वो उसमें किताब के कुछ ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वो एकदम से प्रैक्टिकल चीजों को जोड़ के बनाया गया नोट्स है और जब इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो यकीन मानिए बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट भी पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, आपके एग्जामिनर के ऊपर उसका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या है ये देखिए। यूनिट 4 में जिसमें हम लोग को समझना है, यूनिट 4 जो आपका है उसमें हम लोग को टॉपिक यदि मैं बात करूं तो यूनिट 4 है प्रोफेशनल राइटिंग। प्रोफेशनल राइटिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोफेशन में यदि आप हैं, किसी भी पेशे में यदि आप हैं तो कुछ राइटिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ लेखन की जरूरत आपको पड़ती है। वो क्या क्या हो सकता है तो आपको मैं दिखा दूं। ये सिलेबस है, ये मैं नहीं लिखा हूं, ये तो आपके बोर्ड का सिलेबस है, इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको दिया है, समझाऊंगा वो चीज। तो आपको सबसे पहले बोला है सीवी राइटिंग। अब सीवी राइटिंग का मतलब होता है, सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटे। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि जब आप किसी नौकरी के लिए बोलते हैं कि मुझे जॉब दिला दो या नौकरी दिला दो तो कहा जाता है अपना सीवी भेज दीजिए। ठीक है ना, या फिर कोई कहा जाता है कहीं पर कि कोई कहता है अपना रिज्यूम भेज दीजिए। ठीक है ना, और कहीं कहीं पर कहा जाता है कि बायोडेटा भेज दीजिए। तीनों में अंतर होता है। ठीक है ना, अपना रिज्यूम, अपना सीवी और अपना बायोडाटा, तीनों में क्या है अंतर है। इन अंतर को भी आज हम लोग समझेंगे क्लास में। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, हम लोग एक एक चीज को बढ़िया से समझते हैं और क्या क्या वो है। तो पहले सिलेबस को जरा से देख लेते हैं। सीवी राइटिंग है, फिर कवरिंग लेटर है, रिज्यूम है, नोटिस है, प्रिसाइज राइटिंग है, उसके बाद ऑफिशियल लेटर्स हैं। ऑफिशियल लेटर्स में कई चीजें हैं, जैसे मेमो है, सर्कुलर है, ऑफिस ऑर्डर है, एजेंडा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ईमेल ड्राफ्टिंग है। ये सारी चीजें आपको यदि नहीं आ रही हैं तो आप एक अच्छे जेई नहीं बन पाएंगे। आपको सारी टेक्निकल नॉलेज है फिर भी एक अच्छे जेई के रूप में आप काम नहीं कर सकते हैं यदि आपके पास ये नहीं आ रहा है। सिर्फ जेई की बात नहीं करूंगा, किसी भी आधिकारिक पद पर यदि आप हैं तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हालांकि जेई वो व्यक्ति होता है जो अधिकारी और कर्मचारी के बीच की कड़ी है, पूरी तरह से कर्मचारी भी नहीं है और अधिकारी भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज अच्छे से, क्या कि एज ए जेई आपको कोई भी असिस्टेंट नहीं मिलता है आपके क्लर्क के रूप में या आपके सहायक के रूप में जो ये काम आपके लिए करे। असलियत में होता क्या है कि जब भी कोई अधिकारी होता है, जैसे जेई के ऊपर होते हैं एई या फिर उनके ऊपर एक्सीएन या कोई किसी भी विभाग में कोई भी, जैसे डीएम है, एसडीएम है, तो उनके साथ उनका एक अकाउंटेंट होता है, उनका एक राइटिंग के लिए क्लर्क भी होता है। लेकिन जेई को ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो ये काम असल में एक प्रोफेशनल काम है जिसके लिए एक व्यक्ति निर्धारित है, लेकिन जेई को यह काम खुद ही करना पड़ता है। इसलिए आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं विषय की महत्वता को बता रहा हूं। जो लोग सिर्फ कूद के पढ़ने आए हैं, तो पढ़ने का मतलब जो लोग खुद यहां बताइए मुद्दे वाली बात करिए, बकवास क्या बता रहे हैं, तो चिंता मत करिए। अगर आप इस बात के महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर वो चीज भी नहीं अच्छी लगेगी। सीवी राइटिंग की बात करूं,
ये सारे चीजों को मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले सीवी राइटिंग की बात करते हैं, करिकुलम विटे, और मैं थोड़ा सा अंतर यहीं पे समझा दूं। सीवी एक चीज होता है जो यहां पे लिखा है रिज्यूम, एक कवरिंग है, कवरिंग लेटर बीच में नहीं देना चाहिए था, मैं इसको बताता हूं अभी। एक चीज होता है रिज्यूम, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे, और रिज्यूम का मतलब आप लोग नाम सुने होंगे, रिज्यूमे इसको कहते हैं, सॉरी। तो एक चीज होती है सीवी और रिज्यूम। अब देखिए, सीवी का मतलब होता है नौकरी के लिए दोनों ही आप देते हैं। पूछा जाता है कि नौकरी करते समय जब आपसे कोई पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, अपना सीवी दे दीजिए, और कोई कहता है रिज्यूम दे दीजिए, दोनों में अंतर क्या है? सीवी का मतलब होता है आपका आज तक जितना करिकुलम आपने किया है। अब करिकुलम का हिंदी मुझे ठीक से नहीं पता है, समझिए कि जो चीज जीवन में आपने उखाड़ा है आज तक, सब कुछ उसमें रहता है। मतलब एकेडमिक से लेकर के, ट्रेनिंग से लेके, एक्सपीरियंस से लेके, तो अक्सर करके जिनकी नई नौकरी या पहली नौकरी होती है, उनको तो ये पता नहीं कि हमको कोई भी नौकरी मिल जाए। अक्सर ऐसे ही नहीं करते हैं हम लोग, हमें कोई भी नौकरी मिल जाए तो वो ना अपना सब कुछ बताते हैं। मतलब ये एक डिटेल बायोडाटा होता है आपका, जिसमें सब कुछ मेंशन रहता है। एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, स्कूलिंग है, एकेडमिक्स है, परसेंटेज है, सब कुछ मेंशन रहता है। तो अक्सर न्यू जॉब वाले लोग क्या करते हैं इसमें, अच्छा मैं एक चीज नहीं बताया कि आपसे इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में, वो भी बताता हूं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। तो न्यू लोगों के लिए है, ठीक है ना। जबकि अक्सर करके जिनको शॉर्ट में अपने बारे में बताना रहता है, तो वो लोग रिज्यूम बनाते हैं जो किसी जॉब स्पेसिफिक के लिए होता है। जैसे मैं एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हूं, ठीक है ना, और मैं चाहता हूं कि ऐसी ही एक और कंपनी है जिसमें मैं चला जाऊं, तो तब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ठीक है, मैं अपना रिज्यूम भेज रहा हूं, मुझे अच्छा ऑफर वहां से आ रहा है, तो मैं यहां का अपना, जैसे मैं अगर टेक टीम में यहां रहा हूं, सेल्स में रहा हूं, मार्केटिंग में रहा हूं, तो सेल अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हुआ, टेक टीम अलग हो गई, कस्टमर सपोर्ट अलग हो गया, ऐसी कंपनियां बनी। तो अब क्या करता है, वहां से अगर हमको वहां पे टेक में ही जाना है, तो मैं यहां अपना केवल अपने रिज्यूम में केवल टेक वाली बात बताऊंगा, देखिए मैंने टेक्निकली ये किया है और मैं आपकी कंपनी के लिए ये चीज चाहता हूं। तो ये अक्सर करके जो रिज्यूम होता है वो ब्रीफ रहता है, एक तो ब्रीफ, और दूसरा कह सकते हैं जॉब स्पेसिफिक बनता है। जॉब स्पेसिफिक का मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही अप्लाई करने के लिए जानबूझ के इसको बनाया जाता है। जबकि सीवी एक डिटेल बायोडाटा है आपका, जिसमें आपका जन्म कुंडली रहता है पूरा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझ में आया। नए लोग किसी भी नौकरी के लिए जब जा रहे हो तो अक्सर उनको कहा जाता है कि अपना सीवी भेजिए, और अगर आप कहीं एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं तो आप अपना रिज्यूम भेज के अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बाकी और चीजों की। तो जैसे इसी तरीके शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर सबको मैं क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताता हूं। फिर आता है कवरिंग लेटर। अब कवरिंग लेटर किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट का मतलब अभी जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे ना, खास करके डिप्लोमा वाले लोग या बीटेक वाले लोग, तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बोल दिया गया कि ये बिल्डिंग आपको बनानी है, तो इस बिल्डिंग में शुरुआत से लेकर अंत तक जो काम होना है, जो कॉस्ट लगनी है, जो डिजाइन लगना है, उन सब का आप एक पूरा तैयार करिए, ठीक है ना। और पूरा तैयार करने के बाद आप देखते हैं कि हमने इस कॉपी के अंदर, जैसे आप बुक खरीदते हैं तो बुक का एक सबसे पहले पेज पे देखते हैं, जैसे आप बुक खरीदे तो लिखा रहता है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नवीनतम सिलेबस पर आधारित, ऐसे ही किताब पे लिखा रहता है ना। तो किताब का कवरिंग पेज हुआ। इसी तरह कवरिंग पेज की जगह पर आता है कवरिंग लेटर। किसी लेटर के बाहर यदि लिखा हुआ है, उसके कवर पेज लगा हुआ है, तो हम ये जान जाते हैं कि लेटर किस चीज से संबंधित होगा, किस चीज से संबंधित ये लेटर होगा, हम समझ जाते हैं देख करके। लेटर में मैटर कुछ भी हो, लेकिन कवरिंग से पता चल जाता है कि ये किस चीज का लेटर होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो कवरिंग के ऊपर उसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन रहता है उस लेटर का, कि अंदर लेटर में क्या हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कवर लेटर। आप अपना रिज्यूम भी यदि भेज रहे हैं किसी को, मान लीजिए बाई पोस्ट आप अपना रिज्यूम भेज रहे हैं, तो रिज्यूम को किसी लिफाफे में रखेंगे, तो रिज्यूम के ऊपर एक और कागज लगा करके उसमें आप मेंशन करेंगे कि जॉब एप्लीकेशन
या टू कंटिन्यू, या कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे जो नियोक्ता रहेगा, एम्प्लॉयर रहेगा, वो तुरंत देखेगा अच्छा ये ना ये कवरिंग लेटर बता रहा है कि ये कोई लड़का अपना रिज्यूम भेजा है, तो यार अभी ये समय देखना, हटा दो। कवरिंग लेटर जो है फिल्टर करने में मदद करता है एम्प्लॉयर को। कवरिंग लेटर ही ये बताता है कि कौन से लेटर को खोल के पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। अभी ये सब कवरिंग लेटर काम करता है। तो कवरिंग लेटर हर तरह के लेटर में सबसे ऊपर लगने वाला एक कवर पेज होता है एक तरीके से। रिज्यूम मैंने बता ही दिया। नोटिस क्या होती है? तो नोटिस किसी जानकारी या सूचना को सार्वजनिक करने के लिए एक लेटर कह सकते हैं। ये भी नोटिस आप देखते होंगे आपके कॉलेज के बोर्ड पर भी चिपकाया जाता है कि सभी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दें, या ऑनलाइन भी नोटिस आती है। नोटिफिकेशन, नोटिस का मतलब है किसी सूचना को सार्वजनिक करना, तो उसको कहते हैं नोटिस। प्रेसाइज राइटिंग क्या होती है? अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज में से जो जरूरी चीज है सिर्फ उसी को नोट कर रहा है। तो आपको एक गुण आना चाहिए, आपको सीवी राइटिंग आनी चाहिए, आपको कवरिंग लेटर बनाना आना चाहिए, आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, आपको नोटिस बनाना आना चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग करनी आनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपने बहुत कुछ हमसे सुना और उसमें से सिर्फ अपने मतलब की चीजों को आपने निकाल लिया। ठीक, आपने राइटिंग करी, कुछ संक्षिप्त चीजों को इकट्ठा किया जो उस पूरे मतलब बात का मतलब था। ऑफिशियल लेटर में एक मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स। तो मेमो का मतलब होता है कि जैसे मुझे अपने ही विभाग में किसी से कोई बात कहनी है। देखो मैं अभी केवल समझा रहा हूं, एक एक को फिर डिटेल में बताऊंगा कैसे बनता है। अभी सुन लो शॉर्ट में, ठीक है ना। डायरेक्ट पीडीएफ खोल के पढ़ाता तो मजा नहीं आता। अब जैसे मेमो का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी को कुछ बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताना है, अपने ही डिपार्टमेंट के किसी और इंप्लॉय से कोई बात कहनी है। तो पहले एक चीज आप समझिए, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। एक चीज की आदत डालिएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा। क्या? किसी भी बात को यदि आप जैसे अपने प्रिंसिपल से कोई बात कहें, टीचर से कोई बात कहें, वो नहीं मान रहे हैं, आप उनको वो चीज किसमें दे दीजिए? किसमें दे दीजिए? वो चीज राइटिंग में दे दीजिए। यदि आप लिखित रूप में कोई चीज दे देते हैं तो वो तुरंत उस पर उनको एक्शन लेना पड़ जाएगा। और जब भी अपना कुछ भी लिखा पढ़ा हुआ आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो अब एप्लीकेशन ले लेंगे, बाद में कहें कि तुम कहां कुछ हमको एप्लीकेशन दिए थे। नहीं, तुरंत होता क्या है नियम कि जो एप्लीकेशन आपने दिया, कहिए कि उसका फोटो कॉपी करिए और रिसीव करके हमको दे दीजिए फोटो कॉपी। दैट मीन्स आपको रिसीविंग लेनी आनी चाहिए हर चीज की। कहीं भी जाइए, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक कहेगा आपने पैसा दिया नहीं हमको, तो आप कहिए हमारे पास रिसीविंग है। कोई भी चीज यदि आप कहीं पर दे रहे हैं और आपको प्रमाण के तौर पे कि मैंने वो काम किया है या दिया है, तो आप उसके बदले में रिसीविंग लेते हैं। इसी तरीके से होता है मेमो। मेमो क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अपने डिपार्टमेंट पे, ठीक है, जो मैंने देखा है इसको होते हुए। तो जैसे मेरे साथ में एक जेई कार्यरत थे, मैं भी था। अब नहरों के संचालन के दौरान उनको कहीं पर 15 दिन की छुट्टी लेके जाना पड़ा, मान लीजिए, और मैं अपनी नहरों का संचालन देख रहा हूं। मेरे पास मान लीजिए 5 नहरें हैं, मैं इनका संचालन देख रहा हूं, ठीक है। इनके पास भी 5 नहरें हैं या 4 नहरें हैं मान लीजिए। इन्होंने कहा मुझे 15 दिन की छुट्टी है। तो देखिए, काम भले मिलजुल के हो, लेकिन ये 15 दिन नहीं है तो ये बिना बोले नहीं जा सकते हैं। इन नहरों की जिम्मेदारी इनकी। तो ये लिखित तौर पर 15 दिन की छुट्टी यदि लेते हैं, ऐसे घूम रहे हैं वो अलग बात है। 15 दिन के यदि इन्होंने छुट्टी ली तो ये 15 दिन के लिए इन नहरों का चार्ज हमें देंगे और यहीं से बनेगा चार्ज मेमो। चार्ज मेमो। अब चार्ज मेमो क्या होता है? तो इन्होंने एक मेमो दिया मुझे कि मैं अपनी नहरों का आपको सुपुर्द कर रहा हूं आपके, और आप इनका इस समय इस नहर के जिम्मेदार। कोई गलती हुआ, अच्छा हुआ, तो इस समय आप जिम्मेदार हुए। तो मैंने ये चार्ज मेमो बना। उस मेमो, अच्छा मुंह से कह के चले जाएंगे यार सर देख लीजिएगा थोड़ा मेरा भी, मैं नहीं मानूंगा। और मान भी गया तो विभाग नहीं माना जाएगा, गलती उन्हीं की हो जाएगी, जब तक कि वो चार्ज मेमो से मुझे कह के ना जाए, यानी लिखित तौर पे मुझे वो हैंड ओवर न करके जाए।
तो एक मेमो का बात हुआ। इसी तरीके से मेमो हर चीज में बनता है, कब? जब विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच में कोई सूचना देनी होती है तो मेमो के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ऑफिस लेटर के अंदर ही देखिए ब्रैकेट लगा है, उसी में मेमो आ रहा है, उसी में सर्कुलर भी है। सर्कुलर का मतलब कि कोई एक मैसेज किसी ने भेजा लिखित तौर पे। अच्छा, कोई भी मैसेज मुंह से बोल के सर्कुलेट करने को सर्कुलर नहीं कहते हैं। लिखित तौर पे एक मैसेज दिया गया और बोला गया कि ये सब तक फॉरवर्ड कर दीजिए इसकी कॉपी, या सबका नाम उसी में मेंशन कर दीजिए, तो उसको कहते हैं, वो सर्कुलर लेटर है। सर्कुलर लेटर का मतलब ऐसा लेटर जो सर्कुलेट किया गया है सब में, और उस लेटर में कोई ना कोई सूचना ही रहेगी। मेमो का मतलब दो लोगों के बीच में आदान प्रदान हुआ किसी सूचना का, तो मेमो के माध्यम से हो गया। सर्कुलर मतलब सब तक सर्कुलेट करने के लिए एक लेटर जारी हुआ। ठीक, अक्सर एक आम विभागाध्यक्ष करते हैं। इसी तरीके से ऑफिस ऑर्डर कोई है तो वो भी आता है और हमें मानना पड़ता है, और या कई बार हम भी देते हैं अपने नीचे वालों को। एजेंडा, एजेंडा शब्द का मतलब आप समझते हैं। कोई भी मीटिंग यदि रखी गई तो उसमें मुख्य मुद्दे को कहते हैं एजेंडा। अभी डिटेल में बताना है, समझाऊंगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या हुआ? अक्सर करके ऐसा होता है कि कोई मीटिंग रखी जाती है कि मान लीजिए कि एक सड़क बनवानी है या फिर एक ब्रिज बनवाना है, तो इसमें जो है, या फिर एक नहर चलवानी है, तो एक मीटिंग रख दी गई और कहा गया कि जो है इसके अंदर सब लोग मीटिंग को अटेंड करें। जूम पे लिंक भेज दिया गया, कहीं पे भेज दिया गया, तो हम लोग अटेंड करें। अब जब हम अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो उस मीटिंग में कोई जो अधिकारी रहेगा वो कुछ बोल रहा है, सबको वो बात सुननी है, और अपना एक एक लाइन का कीवर्ड बनाना है कि इन्होंने ये बात मेन है इसमें, इस मीटिंग में किसने मीटिंग ली, कितने बजे लिया, उसके बाद कौन कौन इसमें आया था, इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था, इसके की पॉइंट्स हमने नोट किए, मीटिंग कब खत्म हुई। ये किसी मीटिंग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको अपने कागज पर हम लोग लिखते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहे हैं। यानी मीटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट मिनट्स थे उनको हमने क्या कर लिया, रख लिया अपने पास निकाल करके, तो इसको बोलते हैं क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग। फिर एक चीज होती है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। कैसे? देखिए, ये हम लोग क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहां पे, जैसे सबसे ऊपर मान लीजिए कोई विभाग है, पीडब्ल्यूडी लीजिए, इरिगेशन लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए। मैं अपना वाला लेके एग्जांपल इसलिए देता हूं कि मुझे आसानी से चीजें समझ में आती हैं और आपको भी मैं समझा पाता हूं। इरिगेशन में मैं एक डिवीजन में हूं मान लीजिए, तो मैं अपने डिवीजन से अपने जिले में, मेरा आईडी है मान लीजिए, मैं आईडी में हूं, तो आईडी से क्या हुआ, ध्यान समझिएगा इस चीज को, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि आईडी में सबसे उच्चाधिकारी जो रहेंगे वो हमेशा कौन रहते हैं, एक्सीएन। ठीक है ना, मतलब विभाग में अपने अपने जिले में उसके ऊपर तो एससी चीफ होते हैं मंडल के, लेकिन एक्सीएन सर। अब एक्सीएन सर के नीचे होते हैं एसडीओ या जिसको बोलते हैं एई, ठीक है ना, और उसके अंदर होते हैं जेई, और जेई के नीचे एक होता है मेट। ठीक है ना, तो मेट का काम कोई ऑफिशियल नहीं है, माने ये केवल एक सहायक के रूप में होता है हम लोग के। सबसे छोटा पद जो टेक्निकली जवाबदेही होती है जिसकी, वो होता है जेई। ठीक है, अब देखना, अब मान लीजिए इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग की जरूरत बहुत तेज पड़ती है। मान लीजिए एक्सेन साहब के पास किसी का, जनता के प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि मतलब समझते हैं ना, सांसद, विधायक, प्रधान, किसी ने कहा कि चलिए हमारे एक्सेन साहब, हमारे यहाँ जो है हमारे नहर पे झाड़ झंखाड़ी है, आप लोग साफ करवा दीजिए, या हम अपने यहाँ नहर के बगल में चबूतरा बनवाना चाहते हैं, या फिर हमारे विभाग में ऐसे मुद्दे आते हैं। तो एक्सीन साहब कहते हैं कि बनवाना चाहते हैं लेकिन उससे हमारे नहर की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आप हमें अपना प्रस्ताव भेज दीजिए, हम उसकी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। एक्सीन साहब तुरंत कहेंगे किसको, एसडीओ को। ये भी लिखित में इनको एप्लीकेशन देते हैं कि हम करवाना चाहते हैं, हमें एनओसी दे दीजिए। इसमें एक चीज और जान लीजिए, एनओसी क्या होती है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं एनओसी। अक्सर करके एक विभाग का काम दूसरा विभाग जब करवाना चाहता है, उसकी जमीन पर करवाना चाहता है, तो वो एनओसी मांगता है विभाग से। तो ये एनओसी देने से पहले कहते हैं रुकिए मैं पता लगाता हूं। जानते हैं, ये भी कहने को कह सकते हैं यार बनवा लो, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं। पूछा जाएगा इनसे आप कैसे बोल दिए, आपको कैसे पता चला कि वहां बनवाने लायक है नहीं। यही सब पावर होती है छोटे जेई की।
ये तुरंत ये चाहे तो अपने से आदेश दे सकते हैं, लेकिन अपने से आदेश ये कभी नहीं देंगे। क्यों? ये तुरंत कहेंगे एसडीओ से कि देखो जिस नहर के पास ये चबूतरा बनवाना चाहते हैं, या किसी नहर पर मान लीजिए किसी का घर उस तरफ वो कह रहा है कि हम पुलिया बना लें, हम आर पार चले जाएं, तो वो बनाने के लिए उसको अधिकार किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? एक्सचेंज सर से। एक्सचेंज सर कहेंगे एसडीओ को कि देखो वो नहर किसके पास है, उससे रिपोर्ट मांगो। एसडीओ साहब ने तुरंत जेई साहब को फोन किया, कहा उस नहर पर जाओ। देखो जहां तक वो अलग बात है जाओ ना जाओ, लेकिन नियम यह है कि ये जेई को फोन करेंगे, जेई जाएंगे, देखेंगे, इनको लगेगा कि अनुमति दे देनी चाहिए एनओसी की, तो ये अपने तरफ से एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि सर आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये मना कर दिए तो फिर ये नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी जमीनी स्तर पे जो काम होगा वो इनसे होके ही गुजरेगा। इसलिए बेटा जेई बनना जरूर, मजा आता है। ये अधिकारी रहेंगे आपके, लेकिन इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सबके पास। ये व्यक्ति रिपोर्ट में जो लिखेगा वही रिपोर्ट क्या करी जाएगी? ऊपर दी जाएगी। समझ रहे बात को? ये अलग की बात है कि ये कहेंगे नहीं लिख दो, तुम कह दो सही है, गलत है, सही है, तो दबाव अलग की चीज हो गई। लेकिन अगर एक चाह जाएंगे तो नहीं होगा, फिर इनको हटा के दूसरा जेई लाना पड़ेगा, तो अभी वो काम करवा पाएंगे। बिना जेई के सोचिए कि ई रहे ही ना और हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। आपने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट आपको लिखनी आनी चाहिए। उस रिपोर्ट में आप लिख के देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद आता है ईमेल ड्राफ्टिंग। अब ईमेल क्या होता है? तो मेल मतलब होता है चिट्ठी, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी जो जाती है, आप लोग मेल कभी किए हैं किसी को? जीमेल। तो ईमेल जो होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी होती है। अब ईमेल करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे एक जीमेल है, एक याहू मेल है, एक रेडिफ मेल है, एक हॉटमेल है। इतने सारे मेल हैं जो ईमेल कहे जाते हैं। जीमेल भी एक तरह का ईमेल है, ठीक है ना? तो ईमेल जब आप किसी को कुछ लिखते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है कि उस ईमेल में हम चीजें कैसे लिखें कि वो किसी सामने वाले जिसको भेज रहे हैं उसके लिए सही फॉर्मेट में हो। तो एक सही संरचनात्मक तरीके से ईमेल को लिखने का क्रिया ही कहलाता है ईमेल ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब है होता है किसी चीज को सही तरीके से पुट करना, उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ईमेल ड्राफ्टिंग का मतलब है मेल को किसी भी जिसको भेजना है उसके अनुसार सही फॉर्मेट में भेजना। तो ये सब तरीके होते हैं किसी ऑफिस में काम करने के। तो आप समझ में आए? इतनी सारी चीजों का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब मैं वन बाय वन एक एक का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है? तो ये जो यूनिट 4 होगा आज के एक ही लेक्चर में या ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा पूरा, ठीक है ना? अब एक एक समझ में आ गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप एक बोल देगा, मान लीजिए कि आपको एक कवर लेटर बनाना है, कैसे बनाएंगे बताइए? यह मुद्दा ही दे देगा कि आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिज्यूम देने जा रहे हैं, आपको एक कवर लेटर बनाना है, कंपनी का नाम ये है, तो बताइए आप कवर लेटर कैसे बनाएंगे? तो आपको एक कवर लेटर अपने कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में लिख के देना होगा। हालांकि आजकल ये सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे हैं, कोई भी रिज्यूम हाथ से लिख के नहीं बनाता है। तो ये सारे काम जो है ना, अक्सर में आजकल सब कुछ टाइपिंग करके हो रहा है। कौन अब एप्लीकेशन हाथ से लिखता है? मतलब विभागों में बात कर रहा हूं। एक प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म आता है अक्सर, या प्रिंटेड सीवी आती है, उस पर साइन मोहर लग जाता है, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें जो है मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन कैसी होती हैं, आप समझेंगे। लेकिन आपको अपने एग्जाम में तो हाथ से ही लिख के देना पड़ेगा भाई। वो केवल ये देखेंगे कि आपने एप्लीकेशन कैसा लिखा है, आपने रिज्यूम को किस फॉर्मेट में लिखा है, जैसा होना चाहिए वैसा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मैं एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहले सीवी राइटिंग पे चलते हैं। तो कह रहा है कि सीवी, यानी देखो यहां लिखा है करिकुलम विटे, सीवी राइटिंग वाले टॉपिक में डिटेल में थोड़ा। तो कह रहा है कि आगे मान लीजिए यही पूछ दिया एग्जाम में कि व्हाट इज सीवी राइटिंग या व्हाट इज सीवी, तो वो सब मैंने यहां बता रखा है। और सीवी में क्या क्या लिखना है, किस क्रम में लिखना है, वो सभी बता रखा हूं। तो सीवी राइटिंग का मतलब हुआ कि सीवी राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट हाइलाइट्स योर पर्सनल
एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री। करा कि सीवी जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका व्यक्तिगत, शैक्षिक और पेशेवर इतिहास लिखा जाता है। करिकुलम विटे में हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, आप समझ गए ना, एक पेज, एक फाइल, जिसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं अपना, जिसमें हम लोग हाईलाइट करते हैं किसको, आपका पर्सनल या एजुकेशनल और प्रोफेशनल इतिहास, यानी जो अब तक आपने उखाड़ा है जीवन में, वो सब को मिला करके जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं सीवी। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड एकेडमिक पर्पस, प्रोवाइडिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स और इंस्टीट्यूशंस विथ एन ओवरव्यू ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। ये सीवी जो है वो कहां यूज किया जाता है, किसी कंपनी में कोई इंप्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, किसी इंप्लॉयर को भेजने के लिए, या कहीं पर एडमिशन लेने के लिए भी जो आप फॉर्म भरते हैं ना, आप जैसे मान लीजिए आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है, तो बीटेक में करने के लिए आप एक फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म में आप सब कुछ अपने बारे में तो बताते हैं, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, आज मैंने ये किया, मैंने डिप्लोमा यहाँ से किया, वो भी तो एक तरीके से आपका, आप जो फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज अ टाइप ऑफ सीवी जो आपको आगे शिक्षा लेने के लिए अपने पीछे के बारे में बताना जरूरी है। तो एवरी एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज फॉर जॉब और फर्दर एजुकेशन और जिसमें आपका इतिहास हो इज कॉल्ड सीवी। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग में आप क्या डिटेल रखते हैं? तो पहला चीज को आपको ध्यान देना है डिटेल में, सबसे पहले चीज को जो ध्यान देना है कि आपका पर्पज क्या है, सीवी आप क्यों भेजना है, पहले ये ध्यान दीजिए। फिर उसमें कंटेंट क्या रहेगा, उसका स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन आप उसका करिए कि किस तरह से हम रखना चाहते हैं, लैंग्वेज क्या रखेंगे, सब कुछ आपको ध्यान देना है। तो पर्पज टू शोकेस योर स्किल, एक्सपीरियंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स टू सिक्योर अ जॉब और एकेडमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? तो कह रहा है कि आपका पर्पज या तो हो सकता है टू शोकेस योर स्किल, आप किसी को अपनी योग्यता बताना चाह रहे हैं उसके लिए आप दे सकते हैं सीवी अपना, या एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं, या फिर अकम्प्लिशमेंट टू सिक्योर अ जॉब और एकेडमिक अपॉर्चुनिटी, कोई नौकरी में आप जा रहे हो। देखिए, या तो सिर्फ अपने बारे में आप बताना चाह रहे हैं किसी को बिना किसी उद्देश्य के, केवल अपनी योग्यता के, हाँ मैं इतना योग्य हूं, तब भी आप, वो भी सीवी उसके लिए भी बनता है। या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी से बताना चाह रहे हो तब भी सीवी उसके लिए बनता है। या फिर आपका उद्देश्य हो सकता है एक जॉब को सिक्योर करना, या फिर एकेडमिक अपॉर्चुनिटी को, यानी कोई पढ़ाई लिखाई का अगला पड़ाव पार करना। तो आपका सीवी राइटिंग में सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक पर्पज अपना पता होना चाहिए कि मेरा सीवी किस लिए जा रहा है। दूसरा उसका कंटेंट, कंटेंट में क्या इंक्लूड करेंगे आप, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव कि आप क्या चाहते हैं, एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, या फिर आप गाना अच्छा गा लेते हैं, तो कुछ भी जो आपने अब तक किया हो, किसी एनजीओ के लिए आपने अच्छा काम किया है, आपके अपने सर्टिफिकेट्स एंड रेफरेंसेस। एक चीज है रेफरेंसेस, सीवी में अक्सर जब लोग जॉब के लिए देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन रेफरेंस का भी रहता है। रेफरेंस का मतलब कि मैंने आज तक तो इतना कुछ किया है, प्लस मुझे, मेरे पास एक रेफरेंस भी है, मतलब अपने पुराने बॉस का, जो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपसे अच्छी बनती तो पुराने बॉस आपके रेफरेंस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि देखिए ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ के बहुत अच्छे रहे, आप चाहें तो अपने यहाँ इनको रख सकते हैं। तो एक रेफर के तौर पे आपके पास कोई सॉलिड कंपनी या सॉलिड व्यक्ति है तो वो एक रेफर करेगा, तो आपके सारे क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप फेक दिखा रहे हैं, लेकिन एक नोन व्यक्ति रेफर करेगा तो उसकी बात का महत्व होता है। जैसे कि आप अभी जॉब में जाएंगे ना, आप देखिएगा पूरी नौकरी में, इसलिए मैं कहता हूं एक चीज ध्यान समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, आपने खूब पढ़ाई करी, आपने सारी डिग्री बटोर ली, सब कुछ करा लिया, आपने नौकरी के लिए परीक्षा दी, आपकी नौकरी की परीक्षा क्वालिफाई हो गई,
अब आप गए अपने डॉक्यूमेंट को चेक कराने, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट को आपने चेक कराया, सारे डॉक्यूमेंट आपके सही थे, लास्ट में आपसे कहा जाता है कि कम से कम 2 जगह से अटेस्ट करवा के लाइए अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। यानी 2 ऐसे व्यक्तियों को बुलाइए जो खुद बहुत अच्छे जाने माने हो, यानी गजेटेड अधिकारी। लिखा रहता है अटेस्ट विथ गजेटेड ऑफिसर्स, यानी जो अच्छे अधिकारी हों उनसे अटेस्ट करवा के लाइए अपना फॉर्म, तभी हम मानेंगे कि आप योग्य हैं। सारा कुछ आपने किया, लेकिन 2 अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी जो आपका फॉर्म क्या करेंगे, साइन करेंगे, अटेस्ट करेंगे, तब आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए आप। इसीलिए कहता हूं कि अपनी छवि पर भी काम करिए, सिर्फ तेज रहने से आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। वो अधिकारी असल में जब साइन करते हैं तो वो लिखते हैं कि आई नो दैट पर्सन फॉर मोर देन 5 years एंड आई विश हिम और हर टू बी सक्सेस इन लाइफ। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में आगे बढ़े, मैं इनको पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जानता हूं। ये लिख करके वो देते हैं, तब जाके माना जाता है कि नहीं आप अच्छे व्यक्ति हैं। यदि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, कहेगा मैं इसका फॉर्म नहीं साइन करूंगा, आपकी नौकरी लगते लगते नहीं लगेगी। फिर पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है आपके जिले से, मालूम है ना ये सब। तो मैं आपको बता रहा था, ये मेरा मतलब कि रेफरेंस कितना जरूरी होता है। अब इसको कुछ लोग नेगेटिव वे में लेंगे, नेपोटिज्म के तौर पे। इसी रेफरेंस का यूज कई बार नेपोटिज्म के तौर पे भी होता है। मान लीजिए मैं एक नौकरी करने जाऊंगा, नीचे जो है विधायक जी साइन कर दिए हैं, रिकमेंडेड बाई फलाना मंत्री जी। अब कौन सी कंपनी हमको नौकरी नहीं देगी? नीचे खाली लिख दिया गया है कि मैं मंत्री जी का एक साइन है कि मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, तो वो कंपनी की मजबूरी हो जाएगी कि उनके उज्जवल भविष्य दे उनको। दिस इज कॉल्ड रेफरेंसेस, ठीक है ना। पॉजिटिव वे में लीजिएगा, कई बार इसके नेगेटिव भी असर पड़ता है। स्टाइल यानी आपको पर्पज अपना मालूम रखना है, आपको कंटेंट में क्या क्या रखना है मैंने बता दिया। स्टाइल कैसा होगा, शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड प्रोफेशनल। यानी आप जो सीवी बना रहे हैं वो कंसाइज हो, यानी संक्षिप्त हो, बहुत बिना मतलब की दुनिया भर की बातें ना लिखी हो, क्लियर हो, उसमें प्रोफेशनलिटी हो, यानी तरीके से लिखा हो, ठीक है ना। कस्टमाइजेशन यानी टेलर और सीवी टू द जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको सीवी अपनी जो देनी है वो आपको लग रहा है कि मुझे जिस काम के लिए मुझे बुलाया जा रहा है वहां पे इस चीज की जरूरत है, तो आप उसमें उस बातों को थोड़ा ज्यादा बताइए अपने बारे में और बाकी चीजों पे थोड़ा कम फोकस करिए। यानी उसको कस्टमाइज करिए, अपने अकॉर्डिंग बनाने को कहते हैं कस्टमाइज करना। सब कुछ साफ सुथरा लिखा होना सब कोई पढ़ना भी नहीं चाहता इतना, वो देखना चाहता है कि मेरे काम के लायक है कि नहीं ये बंदा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, कस्टमाइजेशन। टेलर और सीवी यानी अपनी सीवी को उस तरह से टेलर करिए जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट कह रहा है यूज फॉर्मल एंड एरर फ्री लैंग्वेज, यानी एक औपचारिक भाषा का प्रयोग करिए जिसमें त्रुटियां ना हो। यानी आपने देखा सीवी क्या होता है और सीवी राइटिंग के समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर्मेट, ये एग्जाम में जरूर आता है आपके कि आप सीवी का फॉर्मेट बना के बताइए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप एक सीवी का यानी करिकुलम विटे का फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट मतलब आप किस किस क्रम में क्या क्या चीजें देंगे। तो पहले इंग्लिश में ही आएगा आपके एग्जाम में, हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन मैं दोनों में बता देता हूं। इंग्लिश में सबसे पहले आप देते हैं सबसे ऊपर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन आ चुके हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो मिनटों में आपकी सीवी क्या करेंगे, बना करके आपको दे देंगे। वो आपसे सीधे पूछते हैं, जब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सीवी मेकर डाल के डाउनलोड करिएगा मोबाइल में, सीवी मेकर, तो आप उसमें ना पूछेगा आपसे पर्सनल नाम हम आपका पूछ लेगा, फिर पूछेगा क्या क्या पढ़े हो, फिर पूछेगा एक्सपीरियंस क्या क्या, सब कुछ जब भर देंगे ना, क्लिक करेंगे वो तुरंत आपको बना करके दे देगा कि ये ऐसे है, पेन निकाल के आप दे दीजिएगा उनको, प्रिंट आउट निकाल के। तो वो तो हुआ ऑटोमेटिक तरीका। लेकिन जब वो नहीं था वैसी चीजें, तब आप सीवी का जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए जिसमें आप फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल का मतलब आप जानते होंगे इस समय जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उसी तरह जो पेशेवर लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, ठीक है ना।
तो लिंक्डइन एक आप देखिएगा, समझ जाएंगे आप लिंक्डइन के बारे में, और नीचे लास्ट में एड्रेस दे दीजिएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल असल में किसी की जो होती है वो उसके अब तक के करियर के बारे में सब कुछ उसमें लिखा रहता है लिंक्डइन प्रोफाइल में। तो आप फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम आपको देना है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी सारी डिटेल, चाहे तो बगल में आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे एक सीवी बनाना है। तो सीवी फॉर्मेट अगर लिख करके मैं बताऊं तो पहली चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा करियर ऑब्जेक्टिव, यानी आप पर्सनल अपने बारे में कुछ बताएं, फिर आप अपने करियर में क्या चाहते हैं उसको थोड़ा सा मेंशन करिए। जैसे लिखा है कि अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट योर करियर गोल्स एंड व्हाट यू एम टू अचीव, यानी आप अपने करियर के उद्देश्य क्या है आपके करियर का, और आपका क्या उद्देश्य है अपने बारे में कि मैं क्या चाहता हूं या ये कंपनी को मैं क्या दे सकता हूं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक पहले अपने बारे में मैंने बताया कि मैं नौकरी में, सर मेरा ये है, आपकी कंपनी में काम करके मेरा व्यक्तिगत ग्रोथ होगा, मैं कुछ नई चीजें सीखूंगा और अब तक अपनी सीखी गई चीजों का प्रयोग करूंगा जिससे आपकी कंपनी को भी ग्रोथ मिले। ये एक करियर ऑब्जेक्टिव है मेरा ऑब्जेक्ट यही है आपके साथ काम करने का, यही बात ना। तीसरा चीज आप मेंशन करेंगे अपना एजुकेशन, यानी अपनी डिग्री, अपना कॉलेज, अपना कब आपने पास किया था, रिलेवेंट कोर्स और अचीवमेंट। माने आपने सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे आपने पर्सनल बातें बताई, फिर करियर बताया कि मैं क्या चाहता हूं आपसे और मैं आपको क्या दे सकता हूं। तीसरा चीज आपने एजुकेशन के बारे में बताया, एजुकेशन में हाई स्कूल इंटरमीडिएट बताया, लास्ट में एक डिग्री जोड़ दिया। जैसे आप साइट इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो लास्ट में आप वो चीज बताइए जो उनके काम किया है। हाई इंटर तो सब किया है, लास्ट में रिलेवेंट कोर्स बताइए। जैसे मुझे अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने बीसीए कर रखा है, मैं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूं, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। कंपनी के लिए जो कोर्स जरूरी है वो लास्ट में आप दिखाइए। यहां पे लास्ट में जैसे एजुकेशन के बारे में आपने बताया कि देख भाई मैंने ये सब पढ़ाई करी है, ये कोर्स मैंने करा है जो आपकी कंपनी में जरूरी है। लास्ट में आप फिर अपना एक्सपीरियंस, लास्ट मतलब इसके बाद आप फर्दर अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दीजिए कि मैंने ये काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है इस फील्ड में। उसके अलावा आप कुछ स्किल्स बताइए, लाइक आप मैंने ये सब काम तो किया है लेकिन स्पेशली मेरे पास ये टेक्निकल स्किल है और ये सॉफ्ट स्किल है। जैसे आप लास्ट में मेंशन कर दिए कि ठीक है मैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जानकार हूं लेकिन इसके साथ साथ में मैं कुछ टेक्निकलिटी और जानता हूं, जैसे मैं डेटाबेस मैनेजमेंट समझता हूं, मैं डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूं, मैंने काम किया है इस कंपनी में लेकिन मेरे पास एक टेक्निकल स्किल है कि मैं डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूं। सॉफ्ट स्किल मेरी ये है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं कस्टमर को भी अच्छे से हैंडल कर सकता हूं, मैं सेल्स में भी अच्छा काम कर सकता हूं। अपने बारे में कुछ स्किल्स आपने बता दी और फिर आपने सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग बता दिया, यानी आपने कोई ट्रेनिंग ली हो पहले की उससे रिलेटेड तो भी आप बता दीजिए। उसके बाद आपने पीछे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लाइक आपने एक ब्रिज बना के पूरा कंप्लीट किया और आप कह सकते हैं कि मैंने ये सर मैंने आपने पूछा मैं ये पढ़ा हूं, ये पढ़ा हूं, हाँ यार तुम बहुत पढ़े हो, ठीक है सर मैंने एक प्रोजेक्ट भी फाइनल किया है। कौन सा? हावड़ा ब्रिज हम ही बनाया। ये फालतू बात है, मैं एक एग्जाम्पल, हावड़ा, अरे कर हावड़ा ब्रिज बना, आओ जल्दी, समझ रहे मेरी बात। एक प्रोजेक्ट आपने, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन एंड इंपैक्ट, आप कोई चीज फाइनल की है तो उसके बारे में बताइए जिससे रिलेटेड वो कंपनी हो। समझ में आ रही बात? फिर आप अपनी अचीवमेंट को बताइए कि आपने कोई अवार्ड वगैरह जीता है काम में चाहे पढ़ाई लिखाई में, वो भी बताइए। और लास्ट में आप रेफरेंस डाल दीजिए, नेम्स एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ रेफीज इफ रिक्वायर्ड, यानी यदि जरूरत समझिए तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बताइए जो आपकी इन बातों को पहले से जानता हो और यहां जब वेरिफिकेशन हो तो कह सके नहीं ये बंदा अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करता हूं। यह है एक सीवी का फॉर्मेट, यानी आप रिज्यूम बनाते हैं जब तो इसी क्रम में बनाना है। अब देखो इसको सुंदर बना दो, फोटो लगा दो, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है कि लास्ट रेफरेंस सबसे ऊपर खोपड़ी पर रख दिए लाके। रेफरेंस कभी सबसे ऊपर नहीं रखा जाता है। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव दूसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे नंबर पे यही रहेगा, चौथे नंबर पे, ये क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो जब भी आप अपने एग्जाम में लिखा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया एक सीवी राइटिंग, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं आपको सीवी राइटिंग करनी है तो फॉर्मेट दीजिए। तो जब आप ये लिखेंगे फॉर्मेट
तो आप इसी तरीके से फॉर्मेट लिखेंगे, अपना नाम मत लिख देना, अपना मोबाइल नंबर मत लिख देना कि बोला गया आप यदि किसी जगह पे जॉब पे जा रहे हैं तो एक फॉर्मेट बना के दीजिए कि आप सीवी अपना कैसे देंगे। तो आप बिल्कुल नाम वगैरह वहां मत मेंशन करिएगा, कभी नहीं। क्यों? वो गलत है। आप यहां पर क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन। अब यहाँ अगर आपको अपना बनाना होता तो अपना पूरा नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या क्या डिग्री है, आपने कौन सा कोर्स किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अपना अपना सब लोग डालें। फॉर्मेट का मतलब होता है खाका। तो ये हुआ एक सीवी का खाका, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, आप बना के दे दीजिए। कैसा रहेगा? इसी चीज को हिंदी में भी लिखा गया, आप कोई जरूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये हिंदी में। अब एक बात बताइए, वो पीछे जो आप लिख रहे हैं चीजें, उसके बारे में कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं? हाँ है। तो कुछ टिप्स हैं जिसका ध्यान रखेंगे तो अच्छी सीवी बनेगी। जैसे कीप इट कंसाइज, यानी बहुत छोटा रखिए, बहुत बड़ा में लेंदी मत लिख दीजिए। मैं हाई स्कूल किया, उसके बाद मैंने जो है आईटीआई कर लिया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा कर लिया, फिर मैंने बीटेक कर लिया। वो खाली बोला था आपसे कि बीटेक चाहिए हमको तो मैं आपको नौकरी दे दूंगा, आप दुनिया भर का अचीवमेंट गिनाने लगे। तो मेक इट कंसाइज, समटाइम्स इलेबोरेशन इज गुड इफ रिक्वायर्ड। कभी कभी डिटेलिंग की भी जरूरत होती है, वो आपके समझ जाएंगे कि कहां क्या करना। यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी, यानी आपको लग रहा है कि मैं अपनी सीवी बना रहा हूं तो उसमें जगह जगह पर आप एरो या बुलेट बनाइए, यानी बुलेटिन, समाचार सुने ना, एक एक चीज चलती है, एक साथ पूरा पैराग्राफ मत लिख दीजिए। बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है एक एक चीज को अंडरलाइन करके लिखना, जैसे हाई स्कूल, इंटर, बुलेट्स बनाइए। तो वही कह रहा है कि बुलेट पॉइंट्स, हाईलाइट अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट्स। यदि आपने जीवन में कुछ उखाड़ रखा है स्पेशल, सब लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, सबने तैयारी करी, मेरा 80% प्लस था और मुझे उसके लिए ऑनर्स दिया गया, तो आप लिखिए डिप्लोमा विथ 80% एग्रीगेट विथ ऑनर्स। तो आपने एक चीज अपनी रिजल्ट को या अपनी अचीवमेंट को हाईलाइट कर दीजिए वहां। एंश्योर देयर आर नो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर, कोशिश करिए कि अपना जो फॉर्मेट में आप सीवी दिए हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो। फॉर्मेट कंसिस्टेंटली, यानी आपका जो जैसे लिख रहे हैं उसी लिखावट में रहे, यानी टाइप भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये अलग फॉर्मेट का रहा है, ये अलग रहे, ये ऐसे घुमा के लिख दिए, ऐसे ऐसा मत करिए। सबका फॉर्मेट एक जैसा रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, पढ़ने में अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे, रंग बिरंगा मत लिख दीजिए। कुछ लोग होते हैं ना कि लाल पेन से लिख रहे हैं, हरे पेन से लिख रहे हैं, एकदम सुंदर बना रहे हैं, वो चीज नहीं, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। समझ में आ रही बात है यहाँ पे ना? यानी एक सीवी लिखने के लिए आपको ध्यान रखेंगे तो अच्छा बनेगा। अब मैं एक सीवी यहां पर दिखा भी रहा हूं आपको, जैसे यहां बना हुआ है, मैंने मैडम का इसलिए लिया कि आपका इंटरेस्ट जगा रहे इसमें, ठीक है। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, ये मैडम का है, जैसे इन मैडम ने यहां पर देखिए पूरा एक साथ था, इन्होंने क्या किया, अपना यहां पर डाल दिया, ठीक है ना। इन्होंने अपने सीवी में लिखा, यहां इनकी फोटो है, ठीक है। तो आप देखिए ये मॉडर्न तरीके का सीवी है, तो इनकी पर्सनल डिटेल को इन्होंने इधर कर दिया है और इन्होंने क्वालिफिकेशन को ऐसा कर दिया। ये एप्लीकेशन से बनाया गया एक सीवी है, सबसे ऊपर अपना नाम लिख दिया। देखो मैंने कहा था कि सीवी में सबसे पहले आप क्या देते हैं, व्यक्तिगत जानकारी देते हैं अपनी, लाइक आप सबसे पहले यही बताते हैं, पर्सनल नेम, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये सब बताएंगे, बगल में फोटो लगा देंगे। तो एक सिंपल था। अब ये किसी एप्लीकेशन से इन्होंने बनाया और इनको लगा कि ये ऐसा, तो इन्होंने क्या किया, यहां सबसे पहले अपना नाम डाल दिया, अपनी फोटो, नीचे इनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी है, इनका एड्रेस है, यानी इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली चीज है उन नाम के बाद यहां साइड में है। फिर इन्होंने अबाउट मी, आप अपने बारे में बताया, क्वालिफिकेशन अपनी सारी बताई इन्होंने, जैसे इन्होंने लिखा है 10th पास फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, फिर 12th पास, 3 इयर्स कंप्यूटर डिप्लोमा, 2 इयर्स आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिकल। लास्ट में इनकी फैमिली डिटेल्स भी है जो कि बहुत जरूरी नहीं होती है नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल डिटेल में ही पिताजी का नाम आप डाल सकते हैं, तब भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जहां मेंशन हो कि एज फैक्टर होता हो तो वहां डेट ऑफ बर्थ भी देनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल लास्ट में फैमिली डिटेल्स या पर्सनल डिटेल भी दे सकते हैं, वही कहा ना कि जहां जरूरत हो। तो एक सीवी का फॉर्मेट आपके सामने यहां पे है, आप इसको देखिएगा, यहां पे एक सीवी का फॉर्मेट, यहां पे एक ये सीवी का फॉर्मेट है, आप इसको मैं नोट्स में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे पूरा सीवी का फॉर्मेट है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, एक पेज है, तो आप इसको देखिएगा आराम से,
नोट्स में आप गूगल पे भी डाल के सीवी फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं, तो आपको कई लोग अपना अपना सीवी डाले हुए तो दिख जाएगा आपको। किस लिए दिया जा रहा है सीवी, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाया जाएगा। जैसे अगर ये सुंदर कन्या शादी के लिए आया होगा तो अलग चीज हो गई। समझ में आ रही बात ना? शादी के लिए भी तो सीवी भेजते हैं लोग, जिसको बायोडाटा बोलते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीवी में फॉर्मेट आपको यही रखना है, बेसिक फॉर्मेट यही रखना है आपको। अब उसको बनाने के लिए चाहे आप हाथ से लिख लिख के बनाइए जैसे बना हुआ है, चाहे आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन ही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो आप एक ट्राई करिएगा, जिसके पास लैपटॉप होगा आप लोगों के पास, एक सीवी बना के कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा बनाने का, ठीक है अपना। अब आता है कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि किसी भी लेटर के बारे में ब्रीफ जानने के लिए कवरिंग लेटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अ कवर लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट इज सेंड along with your resume when applying for a job। यानी किसी रिज्यूम के साथ, खाली रिज्यूमे लिखा है लेकिन हर जगह होता है, रिज्यूम के साथ में लगाया जाने वाला एक लेटर है, ऑफिशियल लेटर, जिसको कवर लेटर बोलते हैं। इट्स मेन पर्पज इज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर एम्प्लॉयर। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको जल्दी से समझ ले, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, और वो ये भी समझ ले कि आप ही क्यों एक अच्छे कैंडिडेट हैं उस पोजीशन के लिए जिसको उसकी जरूरत है। हाईलाइटिंग योर रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो कवर लेटर जो है एक तरीके से हाईलाइट करता है जल्दीबाजी में आपको, उसके अंदर आपको उसका डिटेल रिज्यूम होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कवर लेटर, कवर लेटर की क्या महत्व है? फर्स्ट इंप्रेशन देता है वो, यानी इट गिव्स अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल अप्रोच। सप्लीमेंट टू रिज्यूम, यानी किसी चीज के साथ कोई चीज जुड़ती है और उसको अच्छा कर देती है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट। जैसे आप खाना खा रहे हैं, शरीर में नहीं लग रहा है, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जिम वाले लेते हैं ना, पाउडर खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। तो रिज्यूम का एक सप्लीमेंट का काम करता है। इट अलाउज यू टू एक्सपैंड on the points mentioned briefly in your resume। Customization है, it shows that you have researched the specific job and company and you are enthusiastic का मतलब होता है enthusiastic about the opportunity, यानी आप काफी जागरूक थे। उस कवर लेटर में आप मेंशन करते हैं कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मतलब इस तरीके से उसको बनाते हैं कि मुझे मालूम था कि आपकी कंपनी में इस पोस्ट की जगह और मैं उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट हूं। कवर लेटर में आप झटके में ये बताते हैं कि मुझे काफी मतलब मैं उस जॉब के लिए लालायित हूं, जिसको बोलते हैं एंथुसियास्टिक का मतलब, ठीक है ना। तो ये एक कवर लेटर की इंपॉर्टेंस है, वो रहेगा तो वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा एम्प्लॉयर को आपकी तरफ। चौथा है मोटिवेशन। इट प्रोवाइड्स यू विद द चांस टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द रोल एंड व्हाट स्किल्स कैन ब्रिंग टू द टेबल। सबका मतलब आप समझे रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो अब तक तो अंग्रेजी आपकी धीरे धीरे सही होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो इसका हिंदी वर्जन पढ़ते जाइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर, यानी कवर लेटर का क्या फॉर्मेट या स्ट्रक्चर होता है। कवर लेटर आप कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले उसमें हेडर रहता है, ऊपर एक हेडर बनाते हैं। हेडर मतलब आप, ये हेडर शब्द का मतलब सबसे ऊपर में कुछ खास बोल्ड में लिखना होता है, तो उसको हेडर बोलते हैं। हेडर में आप योर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एम्प्लॉयर्स नेम, टाइटल, कंपनी नेम एंड एड्रेस दे सकते हैं कि भाई मैं हूं, अपने बारे में अपने नाम वाम बता दिया। फिर आप उसी के नीचे जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं उसका एक फॉर्मेट होगा, उसका भी डिटेल आपने वहां पर लिखा। फिर सैल्यूटेशन, यानी इफ यू नो द एम्प्लॉयर्स नेम, एड्रेस, देन डायरेक्टली, अदरवाइज डियर, मिस्टर, लास्ट नेम लगाना है आपको। यानी फिर उसके बाद इफ यू डोंट नो द नेम यू कैन राइट डियर हायरिंग मैनेजर। यानी आप किसी को अपना रिज्यूम दे रहे हैं तो रिज्यूम के साथ में आप एक अपना एप्लीकेशन भी देते हैं। रिज्यूम तो आपकी जानकारी ना हो गई यार, रिज्यूम उठा के तो उसमें कहीं ये लिखा है कि मुझे कृपया जॉब दें। रिज्यूम जब आप अपना बनाते हैं तो उसमें नीचे कहीं लिखते हैं कि कृपया मुझे जॉब दें। रिज्यूम इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, एंड कवर लेटर वो ये बताता है कि नहीं मुझे जॉब दें, मुझे जरूरत है और मैं आपकी इस तरह से मदद कर सकता हूं। रिज्यूम सिर्फ जानकारी है, तो कवर लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपके ऑब्जेक्ट को, एंथुसिज्म को बताता है।
तो रिज्यूम आप ऐसे दे करके किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, कहेगा क्यों दे रहे हो, इसमें तो खाली जानकारी तुम्हारे बारे में लिखी है। कवर लेटर लगाए, अच्छा तुमको जॉब चाहिए हमारे यहाँ, ये बात होती है। समझ गए ना, इतना अंतर होता है दोनों। तो कवर लेटर में वही चीजें हैं। अब उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि मेंशन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इस पद के लिए या इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ब्रीफली स्टेट व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड द रोल। आपको थोड़ा सा ये भी बताना है कि मैं इस कंपनी में इस रोल के लिए क्यों इंटरेस्टेड हूं, माने मैं ये पद चाहता हूं और इसके लिए मैं इंटरेस्टेड इस तरीके से हूं, ये आपको बता दिया आपने। तो आपको कवर लेटर में सबसे पहले उसके हेडर में अपना नाम और ये सब देने के बाद अपने एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी है उसका नाम, इसको समझना हो ना तो आप सबसे अच्छा रहता है कोई नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म भरे आप, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी का फॉर्म भरा, ठीक है ना, तो आप अपना बाद में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं फाइनल सबमिट होने के बाद, तो कैसा आता है, ऊपर लिखा रहता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और नीचे लिखा रहता है उसका एड्रेस। फिर नीचे आप जब डाउनलोड करते हैं, आप भर के सब जब प्रिंट निकालते हैं अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, तो सबसे पहले लिखा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये। फिर लिखा रहता है एप्लीकेंट्स नेम, तो आप उसमें अपना नाम देखते हैं। फिर फादर्स नेम, एप्लीकेंट्स फादर्स नेम लिखा रहता है। फिर आप पूरा अपना डिटेल उसमें लिखे रहते हैं। तो एसएससी ने आपका एक एप्लीकेशन आपको दिखाया कि ये एप्लीकेशन आपने हमको दिया है, ठीक है, तो उसमें एसएससी का भी मेंशन है पूरा डिटेल, और आपने अपना पर्सनल डिटेल तो डाला ही है। तो एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके का कवर लेटर, आपने अप्लाई किया उसका प्रूफ है। तो आप हेडर में उस कंपनी अपना नाम डिटेल डाल के कंपनी एम्प्लॉयर जो है यानी जो एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दे रहा है उसका नाम वगैरह डालेंगे। फिर सॉल्यूटेशन में आप नीचे लिखेंगे कि आप जानते हैं कि हमें कौन हायर कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि डियर मिस्टर शर्मा, और अगर नाम उनका नहीं जानते हैं आपकी कौन है तो लिख सकते हैं कि डियर हायरिंग मैनेजर। अभी मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूं आपको। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप लिखेंगे कि मैं क्यों इस जॉब में इंटरेस्टेड हूं। फिर आप सेकंड पैराग्राफ में नीचे लिखेंगे डिस्कस योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे नीचे एक्सप्लेन हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी, मतलब आप बताइए कि हम क्या इस कंपनी के लिए कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू मीट फॉर एन इंटरव्यू और फर्दर डिस्कशन, यानी अपना इंटरव्यू वगैरह के लिए आगे का प्रपोजल रखिए। फिर क्लोजिंग में लास्ट में आपको थैंक द एम्प्लॉयर एंड एक्सप्रेस होप फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखिए कि हाँ थैंक यू कि आपने मेरे कवर लेटर को देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी इंटरव्यू पर मिलेंगे, या एंड विथ अ पोलाइट क्लोजिंग सच एज सिंसियरली और रिगार्ड्स। लास्ट में आप सिंसियरली या रिगार्ड्स लिख के अपना नाम लिख देते हैं। तो ऐसे एक कवर लेटर बनता है। कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होगा सैंपल में, सबसे पहले ऊपर आपका नाम, एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नीचे एम्प्लॉयर का नाम जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो व्यक्ति के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, नीचे डेट डाला आपने। उसके बाद आप लिखेंगे डियर हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर मतलब जो आपको हायर कर रहा है, या उसका नाम लिख दीजिएगा डियर मिस्टर शर्मा, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर एट इरिगेशन डिपार्टमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी। मैं वो एग्जाम्पल दिया हूं वो है नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब जॉब टाइटल में मैंने एक एग्जाम्पल दिया जूनियर इंजीनियर या साइट इंजीनियर या प्रोग्राम डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर या बग फाइंडर, कुछ भी लिख सकते हैं। और एट दिस कंपनी आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ दिस कंपनी या अपना डिपार्टमेंट ड्यू टू, आप कोई रीजन बताइए कि मैं इस कंपनी में बहुत एक्साइटेड हूं काम करने के लिए, क्योंकि आप बताइए कुछ अच्छा कि ये कंपनी अच्छी है या इसमें ये चांसेस हैं। एंड बिलीव माई स्किल एंड एक्सपीरियंस आर अलाइन वेल विद द रोल। इन्होंने इस पूरी बात में लिखा कि डियर मिस्टर शर्मा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, यानी जूनियर अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर एट योर कंपनी। हम आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के पद के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं अबाउट द अपॉर्चुनिटी, यानी इस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है, कुछ भी होता होगा।
इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा, क्योंकि इस कंपनी में ये चीज होती है और मुझे लगता है कि मेरी सारी स्किल्स इस कंपनी के इस काम के साथ बड़े अच्छे से सामंजस्य बना लेंगी और मैं इसका अच्छे से प्रयोग कर पाऊंगा। पहले पैराग्राफ में आपने ये लिखा, फिर आप लिखेंगे कि आई हैव डेवलप्ड, आपने कुछ किया होगा, उसको उखाड़ा होगा, उसको मेंशन करेंगे। थ्रू आपने दिस पोजीशन, मैंने अपने अंदर ये गुण पैदा किया है इस कोर्स के माध्यम से। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर टीम, मैं आपकी टीम में सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, योगदान दे सकता हूं। माई एक्सपीरियंस, मैंने आप अपना एक्सपीरियंस लिखें। स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, मैंने कोई प्रोजेक्ट का नाम लीजिए कि मैंने इसमें काम किया है, ठीक है। हैज इक्विप्ड मी विद द स्किल नीडेड टू द एक्सेल फॉर दिस पोजीशन, यानी मैंने बताया पहले, सबसे पहले आपने अपने एप्लीकेशन के बारे में बताया कि मैं इस कंपनी के साथ ये काम करना चाहता हूं, मैंने जीवन में ये उखाड़ा है। फिर लास्ट में लिखेंगे आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट, मैं बड़ा उत्सुक हूं या बहुत ही जल्दी से चाहता हूं स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टू योर टीम एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ कैन आई हेल्प, हाउ आई कैन हेल्प, यानी कंपनी का नाम डालेंगे कि जिस कंपनी में आप किस तरह से, मैंने ये लास्ट वाली लाइन जो लिखी जा रही है इसको पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश सही करके अपना आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, इसका मतलब है कि देखिए मैं बड़ा उत्सुक हूं आपके साथ काम करने के लिए और आपकी टीम के साथ में, और मैं देखना चाहता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी में कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, कि कैसे हम लोग इस जल्दी से इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग दिस रोल फर्दर, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस रोल के लिए आगे की बात करें, माने आप उसको एक बढ़ावा दीजिए को जल्दी से आपको बुला ले। फर्दर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आपके टाइम के लिए और आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सिंसियरली मिस्टर अश्विनी शर्मा, मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं अपना नाम डाल दूं, समझ में आ रही बात। तो मैंने अपनी बात को इस तरीके से, देखिए वो रिज्यूम नहीं है, इसको रिज्यूम नहीं कहेंगे आप, रिज्यूम मतलब डिटेल आपकी एजुकेशनल या आपकी डेटा पर बात करेगा, और ये कवर लेटर जो है वो होता है आप अपनी बात कह रहे हैं इसमें, देखिए पूरी बात कही गई है, आपको नोट में बताया गया कि कवर लेटर में क्या ध्यान रखना है। पहले ऑलवेज कस्टमाइज योर कवर लेटर टू द स्पेसिफिक जॉब एंड कंपनी, रिज्यूम सबके लिए एक ही हो सकता है या सीवी जिसको बोलते हैं, लेकिन कवर लेटर जो होता है वो किसी कंपनी के लिए ही बनता है, एक ही कंपनी के लिए, एक ही तरह की कई कंपनियों के लिए भी नहीं। जैसे टेक का काम आप कर रहे हैं तो सबके लिए कहीं नहीं बनेगा। फिर कीप इट कंसाइज यूजुअली विद इन वन पेज, एक पेज के अंदर अंदर कवर लेटर बनाइए तो बहुत बढ़िया है। इंश्योर दैट यू आर ग्रामर एंड स्पेलिंग आर करेक्ट, आपकी स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट हो। एक सैंपल है यहाँ पे, जरा देख लीजिए इसको, ये सैंपल है कवर लेटर का, इसको देखिए जरा सब लोग। फॉर्मेट आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, रीजन ये है कि एक ही पेज में लाया गया है इसको, आप गूगल पे कवर लेटर फॉर्मेट सर्च करके भी देखिएगा, मिल जाएगा आपको ऐसा ही वाला, ठीक है। तो ये कवर लेटर है जिसमें सबसे पहले देखिए मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए इन्होंने अपना पूरा नाम पता दिया हुआ है, यहाँ डेट डाला हुआ है, रुकिए ये नाम पता वाला सेक्शन हो गया, जहाँ यहाँ पे हेडर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने डेट डाला, फिर यहाँ पर ये हो गया आपका, ये ग्रीटिंग कर दिया आपने, ठीक है ना। फिर डियर, फिर उसके बाद पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ जिसको बोलते हैं पहला पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ आपने, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ, फिर साइन सिंसियरली लिख करके, ये उसी क्रम में चीजें हैं जैसे क्रम में वहां बताई गई हैं, ठीक है ना। पहला ये हुआ हेडर वाला पार्ट इसका, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हेडर सबसे पहले। फिर इसको आप हेडर में यही दोनों चीजें रहेंगी, ये दोनों पूरा ही हेडर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ से जो शुरू हो जाएगा वो सैलटरी या ग्रीटिंग पार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन पार्ट आपका यहाँ से मेन पार्ट होगा ये, उसके बाद आपका ये लास्ट में आपका क्लोजिंग पार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर बताया गया है। अब वो कवर लेटर हो गया। अब सीवी और रिज्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, क्योंकि मैं सीवी बता चुका हूं तो रिज्यूम भी वही चीज है, बस बेसिक डिफरेंस जो होते हैं वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या है, तो सीवी के बारे में और रिज्यूम में दोनों ही दस्तावेज होते हैं जो नौकरी के लिए आवेदन करते समय उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ प्रमुख अंतर है। क्या है, तो सबके बारे में बोला, सबसे पहले लेंथ के बारे में बोला। लेंथ का मतलब कि सीवी कितना, तो कह रहा सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, सब कुछ रहता है इसके अंदर।
It includes your educational research, work awards, presentation, published articles and other activities. It is usually 2 to 3 pages or more. नहीं काफी लंबा है, 2-3 पेज का बनता है ये सीवी। अब रिज्यूम के बारे में बोला, देखिए पहला अंतर लेंथ का है। अब लेंथ में सीवी में इतना कुछ है, रिज्यूम में a resume is a concise point based document that includes only the most important experiences and skills. It is typically 1 page long. समझ गए दोनों में अंतर क्या है? यानी सीवी में सब कुछ है 2-3 पेज में, दुनिया भर की बातें बताई गई हैं, जबकि रिज्यूम में केवल कम पेज में जो पॉइंट जरूरी है वही बताया गया। ठीक है। दूसरा पर्पज अलग है सीवी का और रिज्यूम का। सीवी का पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ सीवी इज टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल पिक्चर ऑफ योर इंटायर करियर। आपके पूरे करियर की जानकारी एक साथ देने के लिए यूज होता है। इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक रिसर्च एंड प्रोफेशनल फील्ड सच एज अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस और रिसर्च जर्नल्स। यानी जब कभी पीएचडी के लिए आप नेट जेआरएफ वगैरह का फॉर्म भरेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आपसे चीजें मांगी जाएंगी। जबकि रिज्यूम क्या होता है? द पर्पज ऑफ ए रिज्यूम इज टू प्रेजेंट योर की स्किल, यानी कुछ पॉइंटेड चीजों को दिखाना है कि नहीं मैं इसी काम में जाना चाह रहा हूं, मेरा रिज्यूम है। एंड एक्सपीरियंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू अ जॉब, किसी जॉब से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आपके पास, आपने जीवन में बहुत कुछ किया है लेकिन मैं आपकी कंपनी में जो काम कर सकता हूं मैंने वही चीज उसमें डाली है, तो उसको कह दिया रिज्यूम। इट इज मेनली यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम बेसिकली जॉब एप्लीकेशन के लिए होता है, लेकिन सीवी का मतलब हुआ जो आप पढ़ाई के लिए अक्सर आगे पढ़ने के लिए देते हैं वो सीवी। ये भी जॉब के लिए जाता है, फ्रेशर्स के लिए। बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि सीवी किसके लिए है? फ्रेशर्स के लिए। रिज्यूम किसके लिए? एक्सपीरियंस लोगों के लिए। अब डिटेल के बारे में बात करें तो वो लेंथ, काफी लेंथ के बारे में बात हुआ कि सीवी की लेंथ बड़ी है, रिज्यूम की छोटी। पर्पज में सीवी एकेडमिक्स के लिए और रिसर्च के लिए, और रिज्यूम जो होता है वो जॉब के लिए। डिटेल में इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सीवी में बहुत कुछ होता है, सच एज एजुकेशनल, रिसर्च वर्क, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन एंड इवन पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल एक्टिविटीज, सब कुछ बताया जाता है सीवी में। जबकि रिज्यूम में इट इंक्लूड्स ओनली वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। यूजेस क्या है सीवी का? आइडल फॉर एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है जहां तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, एकेडमिक के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है फिर जॉब होती है। रिसर्च एंड गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन, इसमें होता है किसका यूज? सीवी का। जैसे गवर्नमेंट जॉब के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो भी क्या होता है? सीवी, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। जबकि रिज्यूम क्या होता है? मोस्टली यूज्ड फॉर प्राइवेट एंड प्रोफेशनल जॉब एप्लीकेशन। प्राइवेट कंपनियों में जो शॉर्ट में आप अपने बारे में बताते हैं वो। गवर्नमेंट जॉब का एक फॉर्म भरने जाइए, हालत खराब हो जाती है फॉर्म भरने में। तो इसको कहते हैं आपका दोनों में अंतर। अब देखिए अगला टॉपिक, इसी चीज को हिंदी में भी बताया गया, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब मुझे आगे दूसरे टॉपिक्स को और पढ़ाना है, नोटिस वगैरह के बारे में, तो वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक का है, सीवी वगैरह का डिटेल में मैंने बता दिया आपको। एक क्लास और लगेगी जिसमें मैं बाकी ऑफिस लेटर्स के बारे में बात करूंगा, नोटिस क्या है, मेमो वगैरह, जो सब मैं बताया हूं उन्हीं को डिटेल में बताऊंगा। खत्म हो जाएगी क्लास। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट सबका याद रखिएगा कि किसमें क्या चीज लिखना है, और गूगल से एक बार फॉर्मेट देख भी लीजिएगा। आप और अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बल्कि एक एक बना भी सकते हैं। धन्यवाद।